A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain one word substitution set 1 taken from S. Chand's book Objective General English. So let's start now. Objective General English के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सेट 1 को आज के इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. 50% क्वेश्चन सेट 1 के आज के क्लास में एक्सप्लेन किए जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, यानी यह मान्यता कि ईश्वर हर वस्तु में है, प्रकृति में भी है. इस मान्यता को हम क्या कहते हैं? पैंथेइज्म कहते हैं, मिस्टिसिज्म कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं और पॉलीथेइज्म कहते हैं. क्या कहेंगे इस आस्था को कि ईश्वर हर चीज में है, ईश्वर हर चीज में है, साथ ही प्रकृति में भी है. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. पैंथेइज्म द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स इन ऑल नेचुरल थिंग्स, यानी ईश्वर हर चीज में है. अगर ऐसी मान्यता किसकी है तो वह व्यक्ति पैंथेइज्म, वह व्यक्ति पैंथेइस्ट है और उसका यह बिलीफ पैंथेइज्म है, यानी ए होगा. मोनोथेइस्ट होते हैं, पॉलीथेइस्ट होते हैं और पैंथेइस्ट होते हैं. मोनोथेइस्ट हम उसे कहते हैं जो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं. जो पॉलीथेइस्ट होते हैं वो अनेक ईश्वर में विश्वास करते हैं. और जो पैंथेइस्ट होते हैं उन्हें यह लगता है कि संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही भिन्न भिन्न रूपों में हर चीज में व्याप्त है. ऐसे लोगों को हम पैंथेइस्ट कहते हैं. सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी, अनेक ईश्वरवादी और सर्वेश्वरवादी. मोनोथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट एंड पैंथेइस्ट. अच्छा, बाकी सभी शब्दों का मिस्टिसिज्म, अध्यात्मवाद या रहस्यवाद, मतलब इसमें भी हम स्क्रिप्चर्स इत्यादि का अध्ययन करके गॉड को जानते हैं कि गॉड है कौन. नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद है, प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति के चीजों में विश्वास है. और पॉलीथेइज्म आपको मैंने बता दिया, अनेक देवी देवताओं में विश्वास को हम पॉलीथेइज्म कहते हैं. सेकेंड वर्ड है ग्रेजुअली एडवांस्ड. ग्रेजुअली एडवांस्ड के लिए चार ऑप्शन है. इवॉल्व्ड है, इवोल्यूट्स है, एवेडेड है एंड एडवांटेज्ड है. आपको बताना है ग्रेजुअली एडवांस्ड का इसमें आंसर कौन है. इवॉल्व्ड, इवोल्यूट्स, इवेडेड और एडवांटेज्ड. ग्रेजुअली एडवांस्ड कहें या हम ग्रेजुअली डिवेलप्ड कहें, ग्रेजुअली डिवेलप्ड कहें या ग्रेजुअली एडवांस्ड कहें, इसे हम कहते हैं इवॉल्व्ड. विकसित यानी धीरे धीरे, वह जो धीरे धीरे विकसित हुआ उसे इवॉल्व्ड कहा जाता है. इवोल्यूट्स विकसित होता हुआ, यानी ये आप साइंस वगैरह में फिगर्स जो देखते हैं उसमें एवोल्यूट्स आपको मिलते हैं. इवेडेड मतलब टाल दिया, इवेड मतलब टालना होता है, उसी का फॉर्म है. एंड एडवांटेज्ड मतलब फायदा हुआ या लाभ हुआ, फायदा हुआ या लाभ हुआ. तो टू का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स. आंसर देंगे आप लोग. द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, गार्डन प्लांट्स को ग्रो करने की कला और प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताएं. आपके पास ऑप्शंस है नर्सरी, ऑर्कार्ड, nomenclature and horticulture. The art and practice of growing garden plants. सभी लोग फटाफट कमेंट करें. कमेंट आप सभी का लगातार आते रहना चाहिए. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. नर्सरी, शिशु सदन या पौधाशाला. आप प्रायः गौर किए होंगे नर्सरी, नर्सरी, केजी इत्यादि पर आपने ध्यान दिया होगा. केजी किंडरगार्टन है और नर्सरी जहां ज्ञान के बीज को बोया जाता है वह पाठशाला नर्सरी है. और इसी नर्सरी का एक दूसरा अर्थ पौधाशाला, जहां पौधा पहली बार लगाया जाता है वह नर्सरी कहलाता है. तो शिशु सदन कहें या पौधाशाला कहें. और कार्ड मीन्स होता है फलों का बाग. कई बार स्टूडेंट्स को अंतर ही समझ में नहीं आता है कि गार्डन और ऑर्किड में अंतर क्या है. गार्डन बगीचा, किसी भी तरह का बगीचा गार्डन कहलाता है. फल फूल अन्य सभी प्रकार के पौधे वाले
एक खास एरिया को हम गार्डन कहते हैं, लेकिन वह गार्ड वह बगीचा जिसमें सिर्फ फल के पौधे हों उसे हम फलोद्यान कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्किड कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी, तो यहाँ गार्डन प्लांट्स लगाने की बात है, यानी बागवानी हर तरह का पौधा। ये आंसर डी होगा 3 का। नोमेनक्लेचर क्या है? वस्तुओं में नाम रखने की प्रथा, खासकर साइंस में आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक दिख रहा है। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, वह जो दूसरे लेखकों की चीजों को चुरा लेता है उसे क्या कहते हैं? वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। एंटागनिस्ट, कॉन्टेंडर, प्लेगियरिस्ट एंड ऑफेंडर। आंसर देंगे आप। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, वह जो दूसरे लेखकों की चीजों को कॉपी कर लेता है और अपना नाम उस पर अंकित कर देता है कि ये मैंने लिखा है, उसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट है, कॉन्टेंडर है, प्लेगियरिस्ट है और ऑफेंडर है। एंटागोनिस्ट मतलब होता है वैरी, विरोधी, प्रतिपक्षी, वैरी, विरोधी, यानी जिसकी विचारधारा आपके विपरीत है, जो आपके सिद्धांतों का विरोध करता है, जो आपसे एग्री नहीं करता, वह आपका एंटागोनिस्ट है। कॉन्टेंडर, प्रतियोगी, कॉन्टेंडर मतलब विवाद उत्पन्न करने वाला, विवाद उत्पन्न करने वाला, वह जो विवाद उत्पन्न करता है, वह जो झगड़ा को उत्पन्न करता है, उसे हम कंटेंडर कहते हैं। प्लेगरिस्ट मतलब साहित्यिक चोर, साहित्य की चोरी करने वाला। और ऑफेंडर यानी अपराध करने वाला, जिसे आप अपराधी कहते हैं। तो 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? आप सभी आंसर जरूर दें। ए सेस्मोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी जियोग्राफी एंड डी एंथ्रोपोलॉजी। आंसर देंगे आप लोग। क्या आंसर होगा? स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ऑप्शन ए सेस्मोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी जियोग्राफी एंड डी एंथ्रोपोलॉजी। आंसर क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है, इसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष का अध्ययन करता है उसे ज्योतिषी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। जियोग्राफी से आप परिचित हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान है, इसमें हम यह जानते हैं, यह पढ़ाई करते हैं कि मानव कैसे विकसित हुए थे, कैसे इनकी आदतें डिवेलप हुई थी, कैसे भिन्न भिन्न संस्कृतियों में ये बंट गए। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीजें, संपूर्ण मानव विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी। तो 5 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 6, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह जो निद्रा में भ्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह जो नींद में भ्रमण करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए में सोमनिलोक्विस्ट है, बी एगोइस्ट, सी सोमनैम्ब्यूलिस्ट एंड डी एल्ट्रुइस्ट। लॉक्वी, लॉक्वी जहां भी मिले समझ जाए बातचीत वाला है। लॉक्वी, लोक्वस, ये बातचीत को व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं। तो सोमनिलोक्विस्ट मतलब होता है नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति। बहुत लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत हो जाती है, वे सभी लोग सोमनिलोक्विस्ट कहे जाते हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि नींद में बड़बड़ाने की आदत, हैबिट ऑफ मरमरिंग इन स्लीप, क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। हैबिट ऑफ मरमरिंग इन स्लीप को क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए। एगोइस्ट अहंकारी व्यक्ति, जिसे लगता है कि मेरे बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, मैं हूं तभी तो ये हो रहा है, वरना ये नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति एगोइस्ट कहलाता है। सोमनैम्ब्यूलिस्ट, नींद में चलने वाला, कुछ लोगों को ये भी आदत होती है, वो नींद में चलने लगते हैं। तो नींद में चलने वाले को क्या कहते हैं? तो सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। और हमारा प्रश्न क्या था? यही था। इसलिए आंसर क्या होगा? सी। एन एल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, यानी जो लोगों के ऊपर उपकार करने का काम करता है, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है, जो चैरिटेबल वर्क करता है, जो गरीबों के ऊपर उनके कल्याण के हित में पैसे खर्च करता है, वह एल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। आप इसका सिनोनिम ह्यूमैनिटेरियन लिख सकते हैं, चैरिटेबल लिख सकते हैं, बेनेवोलेंट लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको सिखा दूं, एक टेक्निक आपको बता दूं कि ये इस तरह के जितने शब्द मिलेंगे, लॉक्विस्ट,
या ब्यूलिस्ट, इनमें आप एसएम लगा करके एक शब्द बना सकते हैं। अंत से एसटी हटा देंगे। जैसे सोम नीलोक्विस्ट जो शब्द है, इसमें से एसटी हटा दीजिए और क्वी में एसएम जोड़ दीजिए, तो सोम नीलोक्विज्म हो जाएगा और नींद में बड़बड़ाने की आदत हो जाएगा। वैसे ही सोमनैम्ब्यूलिस्ट के जगह पर यदि आप सोमनैम्ब्यूलिज्म कर दें, सोमनैम्ब्यूलिज्म कर दें, तो आंसर हो जाएगा नींद में चलने की आदत। नींद में चलने की आदत, सोमनैम्ब्यूलिज्म। ब्यूलिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ब्यूलिस्ट जो है आईएसटी से अंत होने वाले शब्द, ये कॉमन नाउन होते हैं। दिस इज ओनली द डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, वह डॉक्टर जो आई साइट को टेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए फिजिशियन, बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी इथियोलॉजिस्ट एंड डी न्यूरोलॉजिस्ट। आंसर आप कमेंट जरूर करें। ए सॉरी, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, वह डॉक्टर जो हमारे आई साइट को टेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिशियन औषधि विशेषज्ञ, वह डॉक्टर जो मेडिसिन से सभी रोगों का इलाज कर दे, चीर फाड़ इत्यादि न करे, उसे हम फिजिशियन कहते हैं। दिस डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन्स एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स दे कैन ट्रीट ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस। लगभग सभी रोगों का इलाज ये सिर्फ मेडिसिन्स के माध्यम से कर देते हैं, फिजिशियन कहे जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एंड इकीथियोलॉजिस्ट मतलब होता है मत्स्य विज्ञान, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। एंड न्यूरोलॉजिस्ट मतलब होता है स्नायु विज्ञानी, यानी द डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस डिजीजेस, द डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट इन नर्वस सिस्टम डिजीजेज और नर्वस डिजीजेज, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो 7 का आंसर यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा। अब आपसे ऑप्थेल्मोलॉजी भी पूछ देगा, न्यूरोलॉजी भी पूछ देगा, तो जब ऑप्थेल्मोलॉजी पूछे, लॉजी किसी के अंत में पूछे, तो आप समझ जाएं वह स्टडी है। लॉजी पूछे तो समझ जाएं वह स्टडी है, और जब लॉजिस्ट पूछे तो आप समझ जाएं कि वन हु स्टडीज है, वह जो उसका अध्ययन करता है वह है। बस यही सीख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लजी और लजिस्ट आपको सीख जाना है। लजी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा और लजिस्ट आप जब कहेंगे वह कॉमन नाउन हो जाएगा। टू फ्री अ पर्सन बाई अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, किसी व्यक्ति को मुक्त कर देना यह फैसला दे करके कि वह अपराधी नहीं है। आपने सुना होगा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो नॉट गिल्टी कह करके किसी को उसके फेवर में फैसला देना, यह क्या कहलाता है? ए अक्वेंट है, बी एक्वीट है, सी एक्वायर है और डी एक्वीज है। आंसर क्या होगा? एक्वेंट मीन्स होता है परिचित होना या परिचय करना, इसका सिनोनिम फैमिलियराइज होता है, फैमिलियराइज होता है। एक्वीट मीन्स होता है बरी करना, आरोप मुक्त कर देना। एक्वायर मीन्स होता है अधिग्रहण करना, अर्जित करना, प्राप्त करना। और एक्वीज मीन्स होता है संतुष्ट होना, और एक्वीज मीन्स होता है निर्विरोध स्वीकार कर लेना। निर्विरोध स्वीकार कर लेना, बिना विरोध किए, बिना किसी तरह का प्रश्न उठाए चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, एक क्विज कहलाता है। 8 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, वह क्षमा, सामान्य क्षमा जो राजनीति के अपराधियों को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी जो राजनीतिक अपराध करने वाले लोगों को जब एक सर्व क्षमा मिलता है उसे क्या कहते हैं? ए पार्डन, बी एक्सक्यूज, सी ऑनेस्टी एंड डी एमनेस्टी। आपका आंसर क्या होगा? आप सभी जल्दी कमेंट करें। आप पढ़ रहे हैं
ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल। हमने इस सीरीज में, जो न्यू सीरीज मैंने शुरू किया है, इसमें सिनोनिम के 3 सेट हो चुके हैं, एंटोनिम के 3 सेट हो चुके हैं, और आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू किया है। जो लोग नए हैं, जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, वो सिनोनिम्स के वीडियोस को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, आप उन्हें जरूर देखें। एंटोनिम्स के वीडियोस को भी आप जरूर देखें। और ओल्ड जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक थी, उसे भी मैंने कम्प्लीटली, उसके वोकैब को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सभी एक्सप्लेन्ड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए इस वर्ड को समझते हैं। पार्डन मीन्स क्षमा होता है, और एक्सक्यूज मीन्स होता है छोटी मोटी गलती के लिए माफ कर देना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एमनेस्टी, आम माफी, यानी जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए वर्ड है एमनेस्टी। इसे हम सर्व क्षमा भी कहते हैं। राजनीति में अपराध करने वाले लोगों के लिए सामूहिक क्षमा, आम क्षमा, सर्व क्षमा के रूप में वर्ड हम यूज करते हैं एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है 10, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। आंसर दें, क्या होगा? वर्ड है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। सभी लोग कमेंट करें 10 का आंसर क्या होगा। जो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है, बेतुका है, जो गैर तार्किक है और जो हास्यास्पद है, उसे क्या कहते हैं? ए एब्जेक्ट, बी अडेप्ट, सी अरीड एंड डी एब्सर्ड। आप जानते हैं कि इसका आंसर एब्सर्ड होगा, क्योंकि एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, हास्यास्पद, यानी वह बात जिसका संदर्भ से कोई मतलब ना हो, जिसे सुनकर हंसी आए कि क्या संदर्भ चल रहा है और आप इसमें कौन सा नया संदर्भ प्रकरण ला रहे हैं, क्या मतलब कोई तूक नहीं हो जिसका, उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। एब्जेक्ट मीन्स अधम होता है, नीच होता है। इसका यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, लोली पर्सन, मीन पर्सन, नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति के लिए हम एब्जेक्ट का यूज करते हैं। अडेप्ट मीन्स निपुण होता है, इसे आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, प्रोफिशिएंट कह सकते हैं, एफिशिएंट कह सकते हैं, एट होम इन कह सकते हैं, एड्रॉइट कह सकते हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है निपुण। और एरिड मतलब शुष्क होता है, एरिड के बदले आप ड्राई का यूज कर सकते हैं, ड्राई मतलब शुष्क होता है, एरिड मतलब शुष्क होता है। 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, यानी वह जो असीमित शक्तियों को धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? ए में ओमनीसेंट, बी ओमनीपोटेंट, सी ओमनी प्रेजेंट एंड डी ओमनी कॉम्पिटेंट। क्या कहते हैं? जिन शब्दों में ओमनी लगा हो, समझ जाना कि यह सबको व्यक्त कर रहा है, सब में व्यक्त कर रहा है। ओमनी का, ओमनी प्रीफिक्स का मीनिंग ही होता है ऑल, यानी पजेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, यानी वह जो असीमित शक्तियों को धारण करता है, वह क्या है? तो सर्वशक्तिमान है। इसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इसे दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट का सिनोनिम क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कर दें कि ओमनीपोटेंट के बदले दूसरा शब्द क्या हो सकता है। कमेंट करें। एक में वर्ड है ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वह वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, उसे हम ओमनीसाइंट कहते हैं। एंड ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित रहने वाला। ईश्वर के लिए इन शब्दों का यूज होता है, सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला, सबसे शक्तिशाली। एंड ओमनी कॉम्पिटेंट, सर्वसक्षम, जिसके लिए कुछ भी ऐसा ना हो जो वह ना कर सके, उसे हम सर्व सक्षम कहते हैं। तो ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान आंसर होगा, और इसे हम दूसरे शब्द में ऑल माइटी कहते हैं। ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। 11 का आंसर भी होगा। वर्ड नंबर 12 आपके सामने, और 12 में है द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास और कार्यों के विज्ञान को क्या कहते हैं? यहाँ साइंस के बदले स्टडी भी पूछा जा सकता है कि द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ साइंस, क्या कहेंगे? आप इजीली समझ सकते हैं। ए में सोशियोलॉजी है, बी में साइकोलॉजी है, सी में एंथ्रोपोलॉजी है एंड डी में फिलॉसफी है। आंसर क्या होगा?
ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई समाज का अध्ययन है, कैसे समाज का विकास होता है, समाज कार्य कैसे करता है, ये हम समाज शास्त्र में ही तो पढ़ते हैं ना, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर का स्टडी करते हैं। कहा जाता है कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मनुष्य के मस्तिष्क और मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य कैसे विकसित हुआ था, इस विज्ञान को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोप मनुष्य को ही व्यक्त करने वाला शब्द है। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन। तो 12 का आंसर होगा ए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। अ पर्सन बिटवीन 19 एंड 100 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जो 90 से 100 वर्ष के बीच का हो, उसे क्या कहते हैं? यानी 90 से 100 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए है ऑक्टोजेनेरियन, बी है सेंटेनेरियन, सी है सेप्टुआजेनेरियन और डी में है नोनाजेनेरियन। क्या कहते हैं? ये तो सबके नाम से इसमें जो लगे हुए हैं, ऑक्टा, सेंटा, सेप्टुआ, नोना, इसी से पता चल जाता है कि उम्र क्या है। अ पर्सन बिटवीन 19 एंड 100 ईयर्स पूछा गया है, पूछना चाहिए था 90 टू 99, 100 यहाँ दे दिया गया। अब देखिए, ऑक्टोजेनेरियन मतलब होता है वह व्यक्ति जो 80 से 89 वर्ष, क्योंकि जब वो 90 को छू देगा ना तो वो नौना में चला जाएगा। तो 80 से 89 वर्ष के व्यक्ति को हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन। सेंटेनेरियन मतलब वह व्यक्ति जो 100 वर्ष की आयु को पहुंच चुका है, जिसने अपना 99 बर्थ एनिवर्सरी मना लिया है, 100वां पहुंच चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटेनेरियन का। और सेप्टुआजेनेरियन है, सेप्टुआ, सेप्टुआ, हेप्टा, ये यूज होते हैं 70 से लेकर के 79 तक के उम्र के व्यक्ति के लिए। और नोनाजेनेरियन का मतलब होता है 90 से लेकर 99 वर्ष का। वास्तव में इन लोगों को 99 ही यहाँ लिखना चाहिए था। आंसर होगा डी, क्योंकि जब हम 100 लिख देंगे तो 90 से 100 के लिए कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, 100 के लिए है और 90 से 99 के लिए है। 100 होता तो सेंटेनेरियन लिख देते, 90 से 99 होगा तो नोनाजेनेरियन लिखेंगे। अब आपके सामने वर्ड नंबर 14, those who pass through the private place gate without permission। वे जो प्राइवेट प्लेस गेट से बिना परमिशन के गुजर जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? इजीली पता चल रहा है, आप देख करके जल्दी कमेंट कर दें। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा? जो प्राइवेट से पास कर जाएं, प्राइवेट गेट से बिना परमिशन लिए पास कर जाएं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? कमेंट करिएगा। आपको लगेगा कि बाई पासर्स होगा, बिल्कुल नहीं। बाई पासर्स जो बाईपास से पार करें, गलत आंसर है बाई पासर्स, आंसर होगा ट्रेस पासर्स। देखिए आपको मिलेगा। कल्प्रीट्स मतलब होता है अपराधियों, अपराधी कल्प्रीट। ट्रेस पासर्स मतलब होता है अतिक्रमियों, यानी अतिक्रमण करने वाले, अतिक्रमणकर्ताओं के लिए ट्रेस पासर्स का यूज होता है। वे जो नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, वे जो रूल्स को वायलेट कर देते हैं, उन्हें हम ट्रेस पासर्स कहते हैं। इन्हें आप एनक्रोचर्स भी कह सकते हैं, एनक्रोचर्स, ट्रेस पासर्स, ये एक ही है। ट्रेस पास का सिनोनिम एनक्रोच होता है। बाई पासर्स मतलब बाईपास से निकल जाने वाले, बाईपास से निकल जाने वाले। और एब्सकॉन्डर मतलब भगोरे, यानी वे जो अपराध करके भाग गए हैं, जो अपराध करके भाग गए हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, उन्हें भगोरे कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बता दें कि वह विद्यार्थी जो स्कूल से, ट्यूशन से बिना टीचर के परमिशन के, बिना स्कूल को सूचना दिए गायब रहता है, उसे क्या कहते हैं? आप जल्दी कमेंट कर दें। और यहाँ आंसर होगा ट्रेस पासर्स। 14 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। और आप कमेंट करें, मैंने पूछा कि जो स्टूडेंट बिना परमिशन लिए स्कूल लीव करता है, स्कूल बंक करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी सभी लोग कमेंट कर दें। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को हम ट्रुएंट कहते हैं। ट्रुएंट मीन्स होता है भगोरा विद्यार्थी, वह विद्यार्थी जो स्कूल को सूचना दिए बिना गायब रहे, शिक्षक की परमिशन के बिना जो गायब रहे, उसे हम ट्रुएंट कहते हैं। याद रखिएगा आप।
अब आपको बताना है कि चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी छिपाने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए स्वरूप में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, जिसे आप वेश बदलना कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे? ए डिसगाइज है, बी डिसेंबल है, सी ड्यूप है और डी डिस्प्ले है। तो डिसगाइज मतलब होता है आकृति, आवाज आदि को ऐसे बदल लेना या बदल देना कि पहचाना न जा सके। तो यही नहीं है आइडेंटिटी को छिपाना। इसलिए आंसर 15 का ये होगा। डिसेंबल मतलब स्वांग रचना, पाखंड करना। ट्यूब मतलब गलत है, मैं इस आंसर से संतुष्ट नहीं हूं। ट्यूब मतलब होता है चकमा देना। ट्यूब मतलब चकमा देना यानी धोखा देना। और डिस्प्ले है प्रदर्शन करना। डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन करना। तो 15 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रिच्ड, यानी दो स्टेटमेंट में से हम जिससे निष्कर्ष तक पहुंचे उस विधि को क्या कहते हैं, वह रीजनिंग मेथड क्या कहलाती है। ए रेटोरिक है, बी सिलोजिज्म है, सी लॉगजैम्स है एंड डी रेफास्टी है। क्या कहेंगे आप? इसे जल्दी कमेंट करें, 16 का आंसर दिया जाए। रेटोरिक मतलब वाक्पटुता, जबरदस्त भाषण देने की कला। इतनी वांगमयता, इतनी शक्ति बोली में, आवाज में, इतना दम कि सुनने वाले प्रभावित हो जाएं, सुनने वाले आपसे इम्प्रेस्ड हो जाएं। यानी आप वाक्पटु हैं, आप एलोक्वेंट हैं, आपके अंदर एलोक्वेंस है। तो रेटोरिक को हम दूसरे शब्द में एलोक्वेंस कह सकते हैं। और जिसमें यह गुण है वह एलोक्वेंट कहलाता है। सिलोसिज्म युक्ति वाक्य, यही है आंसर इसका। लॉगजैम्स का दो मीनिंग होता है। लॉगजैम्स यानी पानी इत्यादि में इतने सारे लकड़ी के पीसेस को डाल देना, लकड़ी के बड़े बड़े सिल्ली इत्यादि को डाल देना कि मार्ग जाम हो जाए, उसे हम लॉगजैम्स कहते हैं। दूसरा मीनिंग, ऐसी स्थिति जहां से निकलना कठिन हो, ऐसी परिस्थिति जो रुकावटों से भरी हुई हो, उसे भी हम लॉगजैम्स कहते हैं। आप स्टेलमेट कह सकते हैं, आप इम्पैसे कह सकते हैं इसे। और रैप्सडी, रैप्सडी यानी एन एफ्यूजिबली एंथुजियास्टिक और एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ऐसी फीलिंग जो एक प्रवाह के रूप में निकल पड़ी, एक आनंद के प्रवाह के रूप में जो निकल पड़ी, उसे हम रैप्सडी कहते हैं। तो आंसर 16 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लो वंस ट्रम्पेट, यह तो इडियम है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की प्रशंसा करना। तो 17 का आंसर क्या होगा? खुद की प्रशंसा करना। खुद की प्रशंसा करना यानी आंसर सी होगा, टू प्रेज वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना, टू प्रेज वन सेल्फ। 17 का सी होगा। 18 नंबर, टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एग्जामिन करना क्या कहलाता है। ए मेडिटेशन, बी रेट्रोस्पेक्शन, सी रिफ्लेक्शन एंड डी इंट्रोस्पेक्शन। आप बताएंगे कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एग्जामिन करना क्या कहलाता है। बहुत अच्छी आदत है कि आप सोचें, आप विचार करें, आप खुद का निरीक्षण खुद करें कि मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, क्या हैं ये, ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। मेडिटेशन मीन्स ध्यान होता है। मेडिटेशन को आप साधना कह सकते हैं, मेडिटेशन को आप समाधि कह सकते हैं। हालांकि मेडिटेशन के ये अलग अलग लेवल हैं, ध्यान है, समाधि है, चिंतन है, ये अलग अलग मेडिटेशन के लेवल होते हैं। रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है सिंहावलोकन। कई बार ऐसा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी भी आपके लिए कष्ट देने वाला होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने पढ़ा क्या। रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है पास्ट में घटित घटनाओं का अवलोकन, यानी जो घटनाएं पास्ट में घट गई हैं उनके ऊपर विचार मंथन को हम सिंहावलोकन कहते हैं, रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन मीन्स विचार भी होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रकाश भी होता है, प्रकाश डालने के लिए रिफ्लेक्ट का यूज होता है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्मनिरीक्षण, यानी स्वयं के थॉट्स एंड इमोशंस की जांच को हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं।
तो आंसर 18 का डी होगा। 19 नंबर वर्ड आपके सामने, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। आप वह घटना का एक नाम बताएं जो जिसमें एक स्टोरी आती है, जो शॉर्ट स्टोरी होती है और बहुत अम्यूजिंग होती है, मनोरंजक स्टोरी होती है, मन को बहला देने वाली स्टोरी होती है और वो रियल पर्सन या रियल इवेंट पर आधारित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? ए एनेक्डोट है, बी एंटीडोट है, सी टेल है और डी एलिगरी है। एलिगरी लिटरेरी वर्ड है। एनेक्डोट मीन्स उपख्यान, लेकिन उपाख्यान से आपको समझ में नहीं आएगा। एनेक्डोट ही है ये मीनिंग जो आप देख रहे हैं। शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट को हम एनेक्डोट कहते हैं। किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में छोटी, वास्तविक और मनोरंजक कहानी को हम कहते हैं एनेक्डोट। बी में एंटीडोट है, विषहर औषध, यानी वह दवा जो विष के प्रभाव को काउंटर कर दे, जिससे विष का प्रभाव समाप्त हो जाए, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। टेल मीन्स सामान्य कहानी, एलिगरी मीन्स रूपक, यह एक कथा है जिसमें चित्रों के माध्यम से फीलिंग्स इत्यादि को स्वरूप देकर व्यक्त किया जाता है, इसे हम रूपक कथा कहते हैं। 19 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन written by another. Very simple question. Life history of a person written by another. A autobiography, B biography, C bibliography and D memoir. क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, यानी जिसका चरित्र उसी ने चित्रण किया। स्वयं की कथा को लिखना, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो 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 मीन्स होता है स्वयं। बिब्लियोग्राफी मीन्स आई एम सॉरी, बायोग्राफी है। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवन चरित्र, यानी जिसे आप जीवनी कह सकते हैं, जीवन का वृतांत कह सकते हैं। और यही आंसर होगा। रिटन बाय अनदर है, इसलिए बायोग्राफी होगा। रिटन बाय सेल्फ होता तो ऑटोबायोग्राफी लिखते। बिब्लियोग्राफी मीन्स ग्रंथ सूची होता है और बिब्लियोग्राफी मीन्स पुस्तक रचना भी होता है। मेमोयर मीन्स होता है आलेख संस्मरण, यानी वह आलेख जो स्मरण के आधार पर लिखा गया है, जो मेमोरी के आधार पर लिखा गया आलेख है, उसे हम मेमोयर कहते हैं, आलेख संस्मरण। 21, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइब्स, वह प्रथा जिसमें बहुत सारी पत्नियों को रखने की छूट होती है, उसे क्या कहते हैं? कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइब्स। मोनोगैमी, बिगैमी, पॉलीगैमी एंड मैट्रिमनी, जिसमें हम बहुत सारी पत्नी को रख सकें, ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं? मोनोगैमी मतलब होता है एक ही बार विवाह करने की प्रथा, यानी एक पत्नी से अधिक नहीं और एक पति से अधिक नहीं, उसे हम मोनोगैमी कहते हैं। बीगैमी द्विविवाह की प्रथा का प्रथा नहीं होगा, द्विविवाह की प्रथा, जिसमें दो विवाह करने की प्रथा हो, उसे हम बीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी बहुविवाह, जिसमें हम एक से अधिक पत्नी एक साथ रख सकते हैं, उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। और मैट्रिमनी मतलब विवाह होता है, वैवाहिक गांठ होता है मैट्रिमनी। तो कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइब्स को हम पॉलीगेमी कहेंगे। अब आप बता दीजिए कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स को क्या कहेंगे? कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स को क्या कहेंगे? कमेंट करके बता दीजिए। 21 का आंसर सी होगा। 22 आपके सामने, ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, वह व्यक्ति जो चरित्र में ढीला हो, वह व्यक्ति जो चरित्र में स्ट्रांग ना हो, उसे क्या कहते हैं? ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, जिसका चरित्र डावाडोल स्थिति में हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए रफियन है, बी लाइसेंसस है, सी पायरेट है और डी वैगाबॉन्ड है। अब मैं आपको पहले उस प्रश्न का जवाब दे दूं। पॉलीएंड्री कहते हैं, बहुपतित्व। बहुपतित्व, एक से अधिक पति एक साथ रखने की प्रथा को हम पॉलीएंड्री कहते हैं, बहुपतित्व। याद करिएगा। 22, ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, क्या कहेंगे इसे? तो इसे हम रफियन नहीं कह सकते, क्योंकि रफियन आवारा है, बदमाश है, जो क्राइम इत्यादि को उत्पन्न करता है, उसे हम रफियन कहते हैं। वायलेंट क्रिमिनल और ट्रबल मेकर, वह जो ट्रबल को उत्पन्न करे और जो हिंसक अपराधी हो,
उसे हम रफियन कहते हैं। आंसर लाइसेंसस होगा। लाइसेंसस वह होता है जो सेक्सुअली अनरेस्ट्रेंड हो, यानी जिसके अंदर इतनी ज्यादा सेक्स की डिजायर है कि उसको खुद से वह रेस्ट्रेन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को लाइसेंसस कहते हैं। जो लैसिवस है, जो लिबर्टाइन है, जो ल्यूड है, जो लिबिडिनस है, जो हाइपर सेक्सुअल है, जो हाइपर एरोटिक है, उसे हम लाइसेंसस कहते हैं। सी में पायरेट है, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरा। एंड वैगाबॉन्ड वह व्यक्ति है जिसका न रहने का कोई ठिकाना है, न जिसके पास कोई जॉब है, वह व्यक्ति वैगाबॉन्ड कहलाता है। पर्सन विदाउट होम और ए जॉब हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, न रहने का ठिकाना, न कोई जॉब, यहाँ वहां भटकता फिरे, उसे हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो 22 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 46 क्वेश्चन ही हैं। 50% आज और 50% कल के क्लास में होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, टू कॉज ट्रूप्स ईटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, यानी ट्रूप्स ईटीसी को बैटल के लिए यत्र तत्र बिखेर देना, उन्हें तैनात कर देना, क्या कहलाता है? तो अलाइन, अलाइन है, कोलोकेट है, डिप्लॉय है, डिस्पर्स है। अलाइन मतलब होता है पंक्तिबद्ध कर देना, एक पंक्ति में लगा देना, एकदम सीध मिला कर रखना, अलाइन कहलाता है। यहाँ संरेखित लिखा हुआ है, डिफिकल्ट हिंदी है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, पंक्तिबद्ध करना, एक सीख में मिला देना, एक सीध में कर देना, इसे हम कहते हैं अलाइन कर देना। कोलोकेट मतलब होता है संजोना। अच्छा, कोलोकेट का दूसरा अर्थ भी होता है, जैसे कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी वे शब्द जो एक साथ यूज होते हैं, ऐसा संजोना कि साथ में आप उसे यूज कर सकें, उसे कोलोकेट कहते हैं। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, सेना के लिए इस शब्द का आप यूज करते हैं। डिस्पर्स मतलब फैलाने नहीं, फैलाना। तितर बितर करना ज्यादा बढ़िया अर्थ होगा, तितर बितर करना। हिंदी आप चेक कर लेंगे, मेरा बहुत गलत होता है। तितर बितर करना, 23 का आंसर सी होगा। और इसी के साथ हम आज का क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। आप आज क्लास कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट वन टेकन फ्रॉम आर एस अग्रवाल्स बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। हमने 23 क्वेश्चंस आज कवर किए। कल के क्लास में हम रिमेनिंग 23 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये कहाँ होगा, उनसे कहना चाहूंगा कि लाइव क्लास में जरूर जुड़ें, इससे बहुत फायदा होता है। मेरे को भी थोड़ा लगता है कि हाँ चलो इतने लोग मेरे साथ अभी जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो लाइव में जरूर जुड़ें, इससे एक एनकरेजमेंट मेरे को भी मिलता है। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।